हेलो बच्चों, अपन कांग्रेस पढ़ रहे थे। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की स्थापना और उसकी उद्देश्य पढ़े थे कि इसकी स्थापना कब की गई थी और स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। आज अपन पढ़ते हैं कांग्रेस की मांग। कांग्रेस की क्या मांग थी। कांग्रेस की मांग ये थी कि जो विधान परिषद है, उस समय जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद के अंदर भारतीयों की संख्या भी क्या की जाए, बढ़ाई जाए। क्योंकि विधान परिषदों के अंदर अधिकतर सदस्य किनके होते थे, ब्रिटिश सदस्य होते थे। ब्रिटिश लोगों की सरकार के लोग ही उसमें बैठते थे। तो पहली मांग थी उसके अंदर कांग्रेस की कि विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है। दूसरी थी कि जहाँ विधान परिषद नहीं है, जहाँ विधान परिषद नहीं है, वहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए। ठीक है। जहाँ विधान परिषद के अंदर जो कार्यकारिणी थी, उस कार्यकारिणी परिषद के अंदर भारतीयों की संख्या को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। जिन प्रांतों के अंदर विधान परिषद नहीं है, ठीक है, जहाँ विधान परिषद नहीं है, उन पे क्या किया जाए, विधान परिषद का गठन किया जाए। उन प्रांतों के अंदर उनका गठन किया जाए। भी थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए। ठीक है। भारतीयों को ऊंचे पदों पर क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। और उन्हें भी जिम्मेदारी वाले कार्य सौंपे जाए। ठीक है, कार्य सौंपे जाए। फिर सिविल सेवा जो लंदन में, ठीक है, आज की जो IAS एग्जाम सिविल सेवा लंदन के साथ साथ, क्योंकि भारत के अंदर सिविल सेवा उस समय नहीं आयोजित की जाती थी, कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। तो भारतीय व्यक्तियों को अपने खर्चे लगा करके और वहाँ पर कहाँ, लंदन, उस परीक्षा को एग्जाम को देने के लिए जाना पड़ता था। सिविल सेवा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित क्या की जाए, आयोजित की जाए। ठीक है। फिर था कि भारतीय व यूरोपीय सैनिकों को बराबर वेतन दिया जाए। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के बराबर वेतन दिया जाए। ठीक है, उनके बराबर उनको वेतन दिया जाए। और क्या
अभिव्यक्ति और बोल की भी क्या दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, लगान को कम किया जाए। ठीक है, बहुत सारी उनकी मांगें थी। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के बराबर क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए, यानी दोनों को अलग अलग रखा जाए। ठीक है, इसके पश्चात था कि जो राष्ट्रीय सेना के खर्चों में क्या की जाए, कमी की जाए। सेना के खर्चों में कमी की जाए, लगान कम की जाए, राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर न बनाकर भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। ठीक है, कितने सारी मांगे हो गई उनको कि जो विधान परिषद है उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, जिन प्रांतों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधान परिषद बनाया जाए, भारतीय सैनिकों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए, भारतीय व्यक्तियों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए, उन्हें भी जिम्मेदारी वाले कार्य सौंपे जाए और सैनिकों को खर्चों में कमी की जाए, लगान कम की जाए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए, भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के बराबर वेतन दिया जाए। राष्ट्रीय आर्थिक नीति जो इंग्लैंड के हित के आधार पर बनाई जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि वो तो अपने हित की सोचेंगे, तो इसलिए वो किनके ब्रिटिश अपने देश के हित के नागरिकों के प्रति और क्या बनाई जाती थी, आर्थिक नीति बना करके भारतीय व्यक्तियों का किस तरह से वो शोषण करते थे वो न बना करके भारतीय हितों को ध्यान में रख करके और आर्थिक नीति को बनाया जाए। ठीक है, फिर है अभिव्यक्ति, क्योंकि भारतीय व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं थी। अभिव्यक्ति कि किसी ऐसे अहम फैसले ले सकें जो देश के हित के लिए थी, वहाँ उनको कोई बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति और बोलने, क्योंकि प्रेस एक्ट के द्वारा ये चीज़ बंद कर दी गई थी कि वे जो भारतीय नागरिक थे उनको भाषण पत्रिका पत्र पत्रिकाएं उनके द्वारा और क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, ताकि वो लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति किसी प्रकार की बातों को और एक दूसरे के आगे नहीं पहुंचाएं। इसीलिए तो वो प्रेस एक्ट बनाया, कानून बनाया और लोगों के ऊपर इस चीज़ की अभिव्यक्ति और ये तरह से बोलने की, ये नहीं कि वो बोल ही नहीं सकते थे, गुंग हो जाए, ये नहीं था। कि बोलने का मतलब ये था कि जो लोग उस समय राष्ट्रवाद को लेकर के और जनता से जितना संपर्क हो सकता था, उन संपर्कों का जो माध्यम था कि पत्र पत्रिकाओं के द्वारा लेख प्रकाशित करना, गीतों के माध्यम से संदेश पहुंचाना, पत्र व्यवहार करना, इन सब चीज़ों पे क्या लगा दी उन्होंने, रोक लगा दी। तो अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। फिर था जो आर्म एक्ट पारित किया था,
वापस लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी ये सारी मांगें थी। कांग्रेस का गठन करने के पश्चात ये मांगें की गई। अब देखो, इतनी सारी मांगें करने के पश्चात अब अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि इनको, भारतीय व्यक्तियों को, क्योंकि अब वो फूट डालो राज करो की नीति, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसके पश्चात उन्होंने यही सोच लिया था कि अब भारत के ऊपर अपन राज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ भारतीय व्यक्तियों के अंदर, क्योंकि पहले यहाँ शासकों का शासन पहले से ही था और युद्ध पहले से ही हो रही, तो उन्होंने सोच लिया कि यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार ही भारत के अंदर क्या किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है यहाँ। तो इसके लिए उन्होंने, और क्या है कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, फिर मांगे की गई, तो 1892 के अंदर उन्होंने क्या घोषित कर दिया, का अधिनियम बना दिया, जिसमें विधान परिषद के जो कार्यकारी सदस्य थे उनकी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई और कुछ एक जगह लगान भारतीय व्यक्तियों को ये प्रलोभन भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे। कहीं न कहीं उनके प्रशासन के द्वारा ऐसी कमियां उनको दिखाई दे रही थी कि वो भारत के आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके कार्य नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि क्या कर रहे हैं, भारत के आर्थिक रूप से भारत का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। इसके लिए और क्या है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो इंग्लैंड के संसद के सदस्य भी रह चुके थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य थे, प्रारंभिक सदस्य थे, मैंने आपको बताया, फिरोज शाह मेहता, बनर्जी, दिनेश वाचा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तो ये सब जो प्रारंभिक नेता थे, उन्होंने जैसे ही आर्थिक हितों का विश्लेषण करने के लिए दादा भाई नौरोजी को पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक लिखी थी। लिखिए, जिसके अंदर क्या किया गया, ब्रिटिश शासकों के आर्थिक परिणामों को बहुत करीबी से क्या की, उन्होंने इस पुस्तक के अंदर आलोचना की। ब्रिटिश शासकों के आर्थिक परिणामों की क्या की, परिणामों की तीखी आलोचना की, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जाया जा रहा था और कच्चा माल ले जा करके इंग्लैंड के अंदर उन कारखानों में बन करके और उन्हीं कच्चे माल से वापस जो उत्पाद तैयार किया जाता था, उस उत्पाद को भारतीय बाज़ारों में ला करके महंगे दामों पे बेचा जाता था और भारत को टैक्स के रूप में कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए और दादा भाई नौरोजी ने ये कह दिया कि आगामी जो परिणाम निकलेंगे वो आगामी परिणाम बेहद खराब होंगे। ब्रिटिश शासकों के द्वारा जिस प्रकार से ये आर्थिक रूप से जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं, उनसे भारत को काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए ब्रिटिश शासकों की उन्होंने क्या की, आलोचना की। इसके पश्चात देखो 1887 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष हर साल, फिर कांग्रेस के क्या होने, 1885 में गठन होने के बाद हर साल कांग्रेस के क्या होते थे, बैठकें होती थी, ठीक है ना। तो 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी ने और किसको, कांग्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि यह कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस भारत के किसी
एक समुदाय, किसी एक समुदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि क्या है ये भारत के सभी समुदायों की संस्था, बल्कि यह है भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस में 1887 के अध्यक्ष बने थे की बैठक है, उसमें कांग्रेस को संबोधित करते हुए लिखा, क्या लिखा उन्होंने कि कांग्रेस किसी भारतीय किसी एक समुदाय वर्ग का संगठन नहीं है, यह क्या है सभी वर्ग के लोगों का एक मंच है जिसमें सभी लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी अपनी बातें करने की क्या है उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता उनको दी जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने क्या क्या अब देखो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना, आर्थिक पितामह कहा जाता है, इतिहास का आर्थिक पितामह किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दो बातें अपन ने पढ़ ली, कांग्रेस की मांग और जो कांग्रेस की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के अंदर सम्मिलित जो थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूरल इन इंडिया, इनकी जो पुस्तक है, नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किनकी व्याख्या की इसके अंदर, ब्रिटिश सरकार के आर्थिक रूप से जो शोषण किया जा रहा था भारत का, उसके जो परिणाम निकलेंगे आने वाले समय में, उनकी क्या की आलोचना की। फिर 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ये किसी एक वर्ग या समुदाय का संगठन नहीं है, ये समाज के सभी समुदायों का क्या है, एक संस्था है, एक मंच है जिसमें सभी को बोलने की क्या है आज़ादी है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके पश्चात अपन आप पढ़ेंगे कि जैसे ये मांगे की गई और 1892 का अधिनियम पारित किया गया, उसके पश्चात अंग्रेजों ने 1905 के अंदर और क्या कर दिया था, बंगाल का विभाजन किया था। ये अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि 1905 के बाद भारत में होने वाले परिवर्तन क्या क्या थे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर अच्छी तरह से सुन करके और मेरे से क्वेश्चन करने का काम करें।